जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 100 इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सारे क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे कि बढ़िया से विश्लेषण करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लाइव में अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो बाद में इस वीडियो को जब हम अपलोड करेंगे तो उस समय आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को पॉज करके आप बाद में देख लेंगे। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है। ऑप्शन है आपका म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। तो देखिए, हांगकांग जो है एक देश नहीं है क्योंकि यह चीन के अधीन है। किसके अधीन है? चीन के अधीन है, ठीक है ना। जबकि चाइना जो है आपको एक देश है, भारत एक देश है, म्यांमार जो है आपको एक देश है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था स्वतंत्रता के बाद 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। तो मेरे भाई इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कांग्रेस का विभाजन जो था वो आपको स्वतंत्रता के बाद जो हुआ था वो आपको 1969 में हुआ था, जबकि स्वतंत्रता से पहले 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि बताइए कि कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ था? 1907 में। किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। और इस सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको रास बिहारी बोस जी ने किए थे। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस के गर्म दल और आपको नरम दल जो था क्या हो गया था? अलग हो गया था। क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल कब अलग हुए थे। तो कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल जो थे वह आपको 1907 में क्या हुए थे कि अलग हुए थे। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन थे इसी सूरत अधिवेशन में ये अलग हुआ था। और सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो आपको रास बिहारी बोस जी ने किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, यानी कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी। तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी वह आपको 1969 में पड़ी थी, ठीक है। तो इस दूसरा नंबर क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या किए? सीखे। तो इन सारे जो आपको अच्छे अगर क्वेश्चन इसमें से जो निकलने वाले हैं उसको आप लोग क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार जो है वो आपको वर्ष 2005 में लागू हुआ था। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सही सूचना पाने का जो अधिकार है, ठीक है ना। सूचना पाने का जो अधिकार अधिनियम है यह आपको 2005 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो कभी कभी डेट के साथ भी पूछ दिया जाता है कि संपूर्ण भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था कब हुआ था। तो वर्ष 2005 में 12 अक्टूबर को। कब? 12 अक्टूबर को। यानी कि ये जो आरटीआई कानून है यह आपको 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में क्या हुआ था कि लागू हुआ था। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आपको राजस्थान के भीम तहसील से 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में। तो मेरे भाई आपको ध्यान देना है यहाँ से क्या कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान के भीम तहसील। कब हुई थी? 1990 में। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना के अधिकार अधिनियम जो है वो आपको वर्ष 2005 में लागू हुआ था। कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि संपूर्ण देश में कब से लागू है। तो 12 अक्टूबर 2005 से। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो छात्र आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी मेरे भाई वो आपको बिहार से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बिहार से। तो इस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से हुई थी। बिहार में हुए छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग क्या कहते हैं कि लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, जेपी के नाम से भी जानते हैं। इनके बचपन का नाम जो था बाउल था, ठीक है ना। और इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से ऐतिहासिक संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। और ये जो संपूर्ण क्रांति था जो कि जेपी जी के द्वारा चलाया गया था, तो संपूर्ण क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस सबको क्या करना? दूर करना। हमारी जो निरंकुश सरकार थी उसको सत्ता से बेदखल करना। क्या करना? बेदखल करना। एक सच्चे लोकतंत्र की बहाली करना।
तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो संपूर्ण क्रांति का नारा है ये आपको कहाँ से दिया गया था? तो पटना के गांधी मैदान से। कब दिया गया था? 5 जून 1974 को। संपूर्ण क्रांति का जो भाषण था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के जी के द्वारा। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो जयप्रकाश नारायण जी है इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? 1965 में। ठीक है ना। तो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हिंदी में भी काम करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में हुई थी। ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो मेरे भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो कारगिल युद्ध है यह आपको 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। तो मेरे भाई यहाँ से आपसे कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वैसे कहिएगा तो क्या होता है कि हमेशा कुछ न कुछ तनाव रहती ही है, लेकिन प्रमुख रूप से 4 युद्ध हुआ है और उस चारों युद्ध में हम विजेता रहे हैं। सबसे पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुआ था। दूसरा 1965 में हुआ था। तीसरा 1971 में हुआ था और चौथा 1999 में जो कारगिल युद्ध है उसके साथ हुआ था। तो ये 4 युद्ध ऐसे हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि पाकिस्तान के साथ लड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान से हमेशा आतंकवादी घटनाएं जो होती है वो हमारे भारत में होती रहती है। फिर हम इसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं, जैसे 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का एयर स्ट्राइक। ठीक है ना। तो भारत पाकिस्तान के बीच में हमेशा कुछ न कुछ बातों को लेकर तनाव रहती है। ठीक है ना। तो इसी में से आपको कई सारे जो युद्ध है वो हुए प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें आपको एक युद्ध जो है 1947 में, एक 1965 में, एक 1971 में और एक जो है 1999 का कारगिल युद्ध। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था। वहीं भारतीय जल सेना के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन तलवार चलाया गया था। तो इन सारे चीज़ों को अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, लिख लेंगे। आगे देखिए, अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। तो एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो कांग्रेस है भारत की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है और इसका गठन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो आपको एक रिटायर्ड ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। क्या थे? एओ ह्यूम, जिन्होंने इस कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। और यह कांग्रेस प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो आपको सरोजनी नायडू थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है कि कांग्रेस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का गठन जो हुआ था वो आपको मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ था। कांग्रेस के संस्थापक और प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि सरोजनी नायडू थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसे आप लोग नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो वो आपको चीन ने अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1978 में। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है कि ये जो देख रहे हो क्या कि चाइना जो है 1978 में क्या किया था कि खुले द्वार की जो नीति है उसे अपनाया था। और इसके बाद क्या हुआ था कि चाइना का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ काफ़ी ज़्यादा हुआ, काफ़ी ज़्यादा यह विकास किया, क्योंकि इसने अपने देश में दुनिया के जो पूंजीपति थे, दुनिया के जो
उद्यमी थे उसको क्या किया, आमंत्रित किया, क्या किया, आमंत्रित करा किया, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि चाइना ने खुले द्वार की नीति जो अपनाई थी, कब अपनाई थी, 1978 में। ये जो खुले द्वार की नीति है इसके अपनाने से क्या हुआ था, तो चाइना का आर्थिक विकास जो था वो आपको काफ़ी ज़्यादा हुआ। और आज चाइना जो है दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो कारण है वह उसका क्या है कि खुले द्वार की नीति ही रही। आगे देखिए, अब कह रहा कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था कि 1972 में शिमला समझौता हुआ था। याद रखिएगा कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जबकि पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया था, सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था। तो प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जबकि पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो थे वो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। फिर ऑप्शन में आपको एक है फरक्का समझौता जो कि 1996 में भारत बांग्लादेश के बीच हुआ था, ठीक है ना। लाहौर समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है। आगरा समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है, ठीक है ना। सिर्फ एक फरक्का समझौता जो है यह आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव अधिकार संगठन है, तो देखिए तो इसमें जो मानव अधिकार संगठन है वो आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल है। कौन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो मेरे भाई आपसे यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो आपको एक मानवाधिकार संगठन है। ध्यान से सुनिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो आपको एक मानवाधिकार संगठन है और इसका गठन 1961 में पीटर वेंसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, पीटर वेंसन के द्वारा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपको लंदन में है और एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के कार्यों में सहयोग के लिए क्या हुआ था, 1977 में इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है वो आपको 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं और यह दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि वर्ष 1901 से दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, अब क्या है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो आपको एंटोनियो गुतेरेस है। कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। याद रखिएगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो आपको एंटोनियो गुतेरेस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो आपको त्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव यूथोंड थे जो आपको म्यांमार के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी उनका नाम जो था डैग हैमरशोल्ड था और यह स्वीडन के थे। कहाँ के थे, स्वीडन के थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। फिर कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि एंटोनियो गुतेरेस से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे, तो एंटोनियो गुतेरेस से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे वो आपको बान की मून थे जो कि दक्षिण कोरिया के थे। तो यहाँ से मेरे भाई कई सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 193 है, जबकि इसके संस्थापक सदस्य देश जो थे वो आपको 50 थे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत सारे आएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य है वो आपको शांति को बनाए रखना, शांति सुरक्षा जो है विश्व में कायम करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है वो आपको 6 है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि वह 6 अंग जो है कौन कौन है। एक जो है वो आपको महासभा, सुरक्षा परिषद,
आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं सबका जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपको द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके किस अंग का जो मुख्यालय है वो आपको द हेग में है, तो वह है आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वह आपको 9 वर्षों का होता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जो न्यायाधीश है वो आपको दलवीर भंडारी है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है? देख लेना है, क्योंकि आपके पॉलिटिकल में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना? आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे भाई विश्व श्रम संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है ना? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इस सब का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है। विश्व श्रम संगठन का जो गठन हुआ था 1919 में हुआ था, जबकि ये जो क्या कहते हैं कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो गठन हुआ था वो आपको 1995 में हुआ था। फिर है एक पेरिस। तो देखिए, पेरिस में आपको यूनेस्को का मुख्यालय है, इंटरपोल का मुख्यालय है। ठीक है ना? लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि यूरो क्या है? तो देखिए, यूरो जो है वो आपको यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की मुद्रा है। क्या है? यूरो जो है यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की क्या है? मुद्रा है। ये जो यूरोपीय संघ है इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में और इसका जो मुख्यालय है वो आपको ब्रुसेल्स है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1957 में हुआ था। यूरोपीय संघ में जो भी सदस्य देश की संख्या है वो आपको 27 है, क्योंकि इससे ब्रिटेन जो है वो आपको अलग हो चुका है। क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको EU से आएगा, यानी कि यूरोपीय यूनियन से आएगा, यूरोपीय संघ से आएगा, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे क्लियर कर पाएंगे। आगे देखिए, अब कह रहा है कि किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो वह था आपको विशाल आंध्र आंदोलन। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ये आपको मद्रास प्रेसिडेंसी से क्या हुआ है कि अलग हुआ है। क्या हुआ है? अलग हुआ है। तो आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था तेलुगु भाषा के आधार पर, जबकि तमिलनाडु का गठन जो हुआ था वो आपको तमिल भाषा के आधार पर हुआ था। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के 29वां राज्य के रूप में किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो वह था आपको तेलंगाना। और इस तेलंगाना का जो गठन हुआ था वह आपको 29 जून 2014 को हुआ था 29वां राज्य के रूप में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है ना? कि ये जो तेलंगाना है इसका गठन जो हुआ था 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में। किस राज्य के रूप में? 29वें राज्य के रूप में। गलती से मुझे 29 जून बोला गया है। ठीक है ना? 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन करा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है आपको सत्य है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह बात जो है बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी। ये भी बात सही है। तब तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आपको आंध्र प्रदेश बना था। कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। तो याद रखना है कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आपको कौन था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अभी हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित राजधानी जो होगी वो आपको अमरावती होगी। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको न्यायमूर्ति फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को
वर्ष 1956 में सौंपा था। कब सौंपा था? 1956 में। और इसके बाद क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर तो किसी राज्य का गठन सामरिक महत्व के आधार पर होते चला गया। जैसे हाल के वर्षों में हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ नवीन राज्यों के गठन में तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। हाल में आपको अगस्त 2019 में क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेकर उसे संघ राज्यों में विभाजित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हिस्सा उसका लद्दाख और एक जो था आपको जम्मू और कश्मीर। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि अभी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है वो आपको 8 है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में फर्क का समझौता कब हुआ था? तो बताए थे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि फर्क का समझौता जो हुआ था 1996 में हुआ था, ठीक है ना। और यह आपको गंगा नदी जल विवाद को लेकर था। किसको लेकर था? गंगा नदी जल विवाद को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गंगा नदी है इसकी उत्पत्ति भारत में होती है, लेकिन इसका जो अंत होता है वो आपको बंगाल की खाड़ी में होता है। और यह गंगा नदी बांग्लादेश में जो है वो आपको पद्मा के नाम से क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो इस चीज़ को भी आपको देख लेना है कि गंगा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर क्या होती है कि आपको मतलब कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। वो राज्य कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न में पूछ लेगा कि गंगा सबसे ज़्यादा लंबी किस राज्य में बहती है? तो वो आपको उत्तर प्रदेश में। तो देखिए ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यह भूगोल है, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दिए जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आगे देखिए, कह रहा है 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था मेरे भाई। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में, दूसरा 1997 में जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है ना, जिसे हम लोग +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो आपको 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो देखिए, पहला 1992 में, दूसरा 1997 में, तीसरा 2002 में। पहला जो हुआ था वो आपको रियो डी जेनेरियो में, दूसरा न्यूयॉर्क में, और तीसरा जो हुआ था वो आपको जोहान्सबर्ग में हुआ था। आगे देखिए, अब कह रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? तो वो आपको बोरिस येल्त्सिन बना। कौन बना? बोरिस येल्त्सिन। तो मेरे भाई इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने वो आपको बोरिस येल्त्सिन बने। कौन बने? बोरिस येल्त्सिन, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो मेरे भाई सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो आपको 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। याद रखना है कि सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था और सोवियत संघ को 15 खंडों में बांट दिया गया। इसके बाद क्या हुआ था कि अमेरिका जो है आपको एक ध्रुवीय विश्व के रूप में उभरा, अर्थात यहां से द्विध्रुवीयता का अंत हुआ और एक ध्रुवीय विश्व की क्या हुई? शुरुआत हुई। और संपूर्ण विश्व पर अमेरिका का जो प्रभाव था, प्रभुत्व था, वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ को विघटन के बाद 15 खंडों में क्या कर दिया गया था? तोड़ दिया गया था, यानी कि उसको बांट दिया गया था। आगे देखिए, अब कह रहा कि स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ था? तो मेरे भाई स्टालिन का जो संविधान लागू हुआ था वो आपको वर्ष 1936 में लागू हुआ था। स्टालिन जो लेनिन का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? लेनिन का उत्तराधिकारी था। कौन? स्टालिन। कौन था? स्टालिन था। आगे देखिए, कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा देर पहले बताए थे। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। आगे देखिए, कह
कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। मेरे भाई सार्क की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1925 में हुई थी। और इस सार्क पर एक वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाएंगे हमारे चैनल के जो प्ले लिस्ट है, आपको रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जाकर आप देखेंगे आपको बहुत सारी ऐसी संस्था है जिस पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि ये जो सार्क है इसका गठन कब हुआ था। तो सार्क का गठन जो हुआ था 1985 में। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो गठन हुआ था 1985 में हुआ था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सार्क का गठन कब हुआ था, 1985 में। सार्क का जो मुख्यालय है वो आपको काठमांडू है। तो ये सार्क पर थोड़ा सा विशेष चर्चा कर लेते हैं कि सार्क का सबसे पहले पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इस सार्क का गठन 7 से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और इस सार्क का जो मुख्यालय है वो आपको काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सार्क में सदस्य देश कितने हैं। तो अभी सार्क में जो सदस्य देश है वो आपको 8 है। कितने हैं? 8 है। वो 8 देश कौन कौन है सार्क का? तो देखिए, श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे इस 8 सदस्य देश को जो सार्क का सदस्य है? तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। देखिए, श्री, भा, भू, ने, बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। तो देखिए, सी से श्रीलंका, भ से भारत, भू से भूटान, न से नेपाल, ब से बांग्लादेश, प से पाकिस्तान, माल से मालदीव, अफगानिस्तान को दिया। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ये जो सार्क है, इस सार्क में जो सदस्य देश है वो आपको 8 है। कितने हैं? 8 है। और इन 8 देश का नाम जो है आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य है या नहीं है। तो जब तक आपको 8 याद नहीं रहेगा, जब तक आप नहीं बना सकते हो। फिर क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था। तो अफगानिस्तान जो है मेरे भाई सार्क का जो सदस्य बना था 2007 में बना था, जब सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, उस समय की बात है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में सार्क का सम्मेलन कब कब हुआ है। 1986 बेंगलुरु, 1995 नई दिल्ली, 2007 नई दिल्ली, ठीक है ना। तो इन 3 मौक़ों पर सार्क का जो सम्मेलन है वो आपको कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है, ठीक है ना, जिसमें 2 बार नई दिल्ली और 1 बार जो हुआ था 1986 में वो आपको बेंगलुरु में हुआ था। तो मेरे दोस्त, इस सार्क से जो भी प्रश्न आएंगे आप उसे आसानी से बना सकते हो। फिर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। तो इन चीज़ को भी आपको क्या करना है? बढ़िया से याद रखना है। आगे देखिए, कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। याद रखना है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का जो हमला हुआ था वो आपको 2001 में हुआ था। और ये जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, इस पर जो हमला करने वाले आतंकवादी गुट थे वो आपको अल-कायदा के थे। किसके थे? अल-कायदा के। और उस समय अल-कायदा के जो प्रमुख थे ओसामा बिन लादेन थे। कौन थे? ओसामा बिन लादेन। तो इसी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान के एटवाबाद में मार गिराया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अल-कायदा का जो प्रमुख था वो कौन था? ओसामा बिन लादेन। जिस समय आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने कब मार गिराया था? 2011 में। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब आतंकवादी हमला हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, करा कि भारत का वायु प्रदूषित नगर जो है कौन है? मुंबई, कोलकाता, कानपुर। तो ये सभी है। क्या है? सभी है। याद रखिएगा, क्योंकि भारत के वायु प्रदूषित नगर जो है बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो दुनिया के टॉप जो पोल्यूशन वाले जो सिटीज होते हैं उसमें क्या है? शामिल है। क्या है? शामिल है।
लेकिन आपको 12th लेवल से यह देखना है कि आपके ऑप्शन में रहेंगे मुंबई, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, इनमें से सभी, तो आपको सभी मारना है, ठीक है ना। आगे देखिए, कहा कि नीचे देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य श्रीलंका नहीं है, क्योंकि आसियान देश के जो सदस्य देश है उसको याद रखने का ट्रिक हम आपको बताए थे। वो ट्रिक क्या था, ध्यान से सुनिएगा। इस फिल्म में, ध्यान से सुनिएगा, इस फिल्म में कथावी बुरी नहीं है। कौन है? कथावी बुरी नहीं है। एक बार और सुनेंगे ट्रिक को। इस फिल्म में कथावी बुरी नहीं है, मतलब ई से इंडोनेशिया, स से सिंगापुर, फ से फिलीपींस, ल से लाओस, म से मलेशिया, में से म्यांमार, क से कंबोडिया, थ से थाईलैंड, बी से वियतनाम और ब्रुनेई, ठीक है ना। तो इस फिल्म में कथावी ब्रुनेई है, मतलब इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई। तो यह आसियान के 10 सदस्य देश है। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को आपको बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था, और इस आसियान का जो मुख्यालय है वो आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, कहाँ है? जकार्ता में है। भारत आसियान का संवाद भागीदार जो बना था 1992 में बना था, लेकिन पूर्णतः संवाद भागीदार की अगर बात कहा जाए तो वो हो जाएगा 1996। क्या हो जाएगा? 1996। तो आसियान से इन सारे क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है मेरे भाई। बार बार बता रहा हूँ कि इसी से आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको इसको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। इसके बारे में हम शुरू में चर्चा कर दी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। इसके जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जबकि इसके प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो इस पर चर्चा किए थे, आप पीछे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो इसको, ठीक है ना। आगे देखिए, करा कि 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मेरे भाई 10 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो कुछ ऐसे सूत्री कार्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, 5 सूत्री कार्यक्रम, ध्यान से सुनिएगा, 5 सूत्री कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 10 सूत्री कार्यक्रम राजीव गांधी के द्वारा, 11 सूत्री कार्यक्रम महात्मा गांधी के द्वारा, 14 सूत्री कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, 15 सूत्री कार्यक्रम डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, 20 सूत्री कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो इन सारे सूत्री वाला प्रश्न को आपको बढ़िया से देख लेना है कि 5 सूत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 10 सूत्री पहले राजीव गांधी, 11 सूत्री महात्मा गांधी, 14 सूत्री मोहम्मद अली जिन्ना, 15 सूत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और 20 सूत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे देखिए, अब कहा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले जो भारतीय राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? तो वह थे आपको फखरुद्दीन अली अहमद। और 1975 का आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था, और अब तक हमारे देश में 3 बार ही आपातकाल लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975। तो ये जो आपातकाल है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाते थे। इस चीज को आपको याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय आपात है ये आपको अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाते हैं। पहली बार यह वर्ष 1962 में, दूसरी बार वर्ष 1971 में, तीसरी बार वर्ष 1975 में इसे लागू किया गया था। हमारे भारतीय संविधान में जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो आपको राष्ट्रपति के हाथों में, किसके हाथों में है? राष्ट्रपति के हाथों में है। और भारत में ये जो आपातकालीन शक्तियां है मेरे भाई, ये आपको जर्मनी के वेमर संविधान से क्या किया गया है? लिया गया इसे, यानी कि प्रेरित है। यानी कि राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी के वेमर संविधान से क्या है कि आपको मतलब प्रेरित है। और भारतीय संविधान में
ये जो आपात उपबंध है इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक में किया गया है। भाग 18 में इसकी चर्चा की गई है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपात जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो वो आपको फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है ना। आगे देखिए, करा कि 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना घटी थी, तो 6 दिसंबर 1992 को आपको बाबरी मस्जिद का क्या हुआ था, विध्वंस हुआ था। अर्थात बाबरी मस्जिद जो था, जो कि अयोध्या में, उसे क्या किया गया था, तोड़ा गया था। और इस दिन को आपको शौर्य दिवस के रूप में याद किया जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया था, 6 दिसंबर 1992 को। बाबरी मस्जिद कहाँ है, अयोध्या में। कहाँ है, अयोध्या में। ठीक है ना। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में ऐसा माना जाता है कि बाबर के जो सेनापति थे मीर बकी, इसी ने क्या किया था, करवाया था। और इसी को लेकर क्या था कि आपको हमारे देश के दो बड़े धार्मिक संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या था कि लगभग 500 वर्षों तक क्या था कि इस मुद्दे को लेकर विवाद रहा। क्या रहा, विवाद रहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब सुलझा लिया गया है। ठीक है ना। और ये जो बाबरी मस्जिद है वहाँ पर यह पाया गया कि यह जो था आपको राम की जन्मभूमि थी और यहाँ पे राम मंदिर ही बनेंगे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से मतलब वीडियो पॉज करके देख लेना है। आगे देखिए, करा है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो मेरे भाई, भारत के जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, गौर से सुना है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वह आपको मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई। जबकि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहेगा तो हो जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो यार दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वह आपको कौन थे, तो मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में भी प्रधानमंत्री बने थे। जबकि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, 2 साल में ही गिर गई। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 दलों से गठबंधन करके भी सरकार को 1999 से लेकर 2004 तक क्या किए थे, चलाए हुए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहा जाएगा तो आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि कौन सैन्य गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित है, तो वह आपको वार्सा पैक्ट है। कौन है, वार्सा पैक्ट है। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो वार्सा पैक्ट है ये आपको किससे संबंधित है, सोवियत संघ से। वार्सा पैक्ट 1955 में बना था, जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व वाली एक सैन्य गठबंधन है। वहीं आपको नाटो, सीटो, सेंटो यह सब जो है अमेरिकी नेतृत्व में बना हुआ क्या है कि सैन्य गुट है। क्या है, सैन्य गुट है। तो देखिए नाटो का गठन जो हुआ था 1949 में, याद रखिएगा। सीटो का गठन 1954 में, ठीक है ना। वार्सा पैक्ट 1955 में मेरे भाई, ठीक है ना। सेंटो 1959 में, कितना में, 1959 में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि सेंटो 1959, वार्सा पैक्ट 1955, सीटो 1954, नाटो का गठन 1949 में। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। आगे देखिए करा कि किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है, तो आपको उदारवाद। तो देखिए भूमंडलीकरण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें क्या होता है कि दुनिया की कई सारी अर्थव्यवस्था के साथ हम क्या करते हैं कि आपको जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब यह हुआ कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के साथ क्या कर लेना, अटैच कर लेना, मतलब जोड़ लेना। यह क्या कहलाएगा, तो आपको वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। तो मेरे भाई इसी चीज को आपको फोकस करना है कि जो वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है, यह है क्या, तो विश्व की देखिए कई सारी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ देना क्या कहलाता है, तो आपको भूमंडलीकरण कहलाता है। नहीं तो संक्षिप्त शब्द में अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ लेना क्या कहलाएगा, तो वह आपको वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाएगा। और इसकी शुरुआत हमारे भारत में वर्ष 1991 में हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 1991 में हुई थी। आगे देखिए
अब कह रहा है कि भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था? तो मेरे भाई भारत विविधता में एकता का देश है, यह आपको नेहरू जी कहते हैं। कौन कहते हैं? नेहरू जी कहते हैं। अब वाकई में भारत एक विशाल देश है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, एक ही राजनीति के बंधन में बंधे हुए। इसी को देखते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत विविधताओं का क्या है, देश है। भारत में विविधताओं में भी क्या है, एकता है। अब हम कहेंगे कि सर कैसे भारत में विविधता में एकता है? तो देखिए, यहाँ अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी एक ही राजनीति के बंधन में क्या है, पिरोए हुए हैं। क्या है? पिरोए हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में क्या है कि आपको विविधताओं में भी क्या है, एकता है। क्या है? एकता है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो आपको एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। को सुनिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति आखिरकार है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? 1960 के दशक में अर्थात 1966-67 में भारत सरकार कृषि उत्पाद पर आत्मनिर्भर होने के लिए उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग किया। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी हुई, जिसे ही हमारे विद्वानों ने हरित क्रांति कहा। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो आपको गेहूं की फसल पर पड़ा था, जबकि सबसे कम प्रभाव दलहन की फसल पर पड़ा था। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य जो था वो आपको पंजाब था, हरियाणा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। फिर यहां से एक प्रश्न आएगा कि ये जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जो जनक कहा जाता है वो आपको नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। तो हरित क्रांति से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप इसे बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। आगे देखिए, करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा देर पहले प्रीवियस टाइम में बताए थे हम आपको, ठीक है ना। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो कार्यकारी भाषा है वो आपको अंग्रेजी और फ्रेंच है, जबकि इसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो आपको 6 है। क्या है? 6 है। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जब तक बताएंगे थोड़ा सा, कमेंट में आपको बताना क्या है। सो सुनिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है अभी कौन है, आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम उसकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अभी क्वेश्चन आ ही गया मेरे भाई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है वो आपको अभी एंटोनियो गुतेरस है। कौन है? एंटोनियो गुतेरस। आगे देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है वो किससे है? ठीक है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है वो आपको चिपको आंदोलन से। किससे है? चिपको आंदोलन से। तक चिपको आंदोलन से आपके एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न कर लिए जाते हैं कि ये जो चिपको आंदोलन है, इसके जो राष्ट्रीय नेता हैं ये आपको कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है पर्यावरण की सुरक्षा से। किससे है? पर्यावरण की सुरक्षा से। फिर प्रश्न कर लिया जाएगा कि जो चिपको आंदोलन है इसके संस्थापक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे वो आपको चंडी प्रसाद भट्ट थे। कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे। चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सामाजिक जन आंदोलन था।
क्या था? सामाजिक जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुई, जबकि इसके संस्थापक चंद्री प्रसाद भट्ट थे। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था आपको वृक्षों की कटाई को रोककर पर्यावरण की क्या करना? सुरक्षा करना। तो चिपको आंदोलन से जो भी प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आप उस दोनों को क्लियर कर लेंगे। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वह क्या करा कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। कहाँ का? तो लिट्टे जो है यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है ना। ये जो लिट्टे हैं ये आपको श्रीलंका का क्या है कि आपको एक आतंकवादी संगठन है, और इसका जो गठन हुआ था वर्ष 1976 में। कब हुआ था? वर्ष 1976 में। लेकिन 2009 से यह आपको नॉन एक्टिव है, अर्थात यह सक्रिय नहीं है। क्या है? सक्रिय नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको देख लेना है। तो लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टे जो है श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। इसका गठन जो हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो पॉज करके क्या कर लेना है? लिख लेना है। आगे देखिए, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था मेरे भाई वो आपको पोखरण में किया था। कहाँ किया था? पोखरण में। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो आपको पोखरण में किया था, और यह जो पोखरण है वो आपको राजस्थान में है। तो परमाणु परीक्षण से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिला के पोखरण में। और इस समय भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, जबकि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? वर्ष 1974 में। कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, जबकि राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर इसके 24 वर्ष बाद भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को किया था। उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जबकि राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे जो थे उस समय वो आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है। पहले परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो आपको स्माइलिंग बुद्धा था, जबकि दूसरे परमाणु परीक्षण का जो कोड था शक्ति 98 था। क्या था? शक्ति 98 था। तो इन सारे चीज़ों का आपको देख लेना है। अब देखिए, कह रहा है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? 1987 में। कब बना था? 1987 में। और ये जो गोवा है इसे पुर्तगालियों के कब्जे से क्या हुआ था कि आपको 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद कराया गया था। तो इन सारे चीज़ को देख लेना है कि ये जो गोवा है स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगाल का क्या था कि उपनिवेश था, जिसे पुर्तगाली से मुक्त जो कराया गया था 19 दिसंबर 1961 को। गोवा की जो राजधानी है वो आपको पणजी है। कहाँ है? पणजी है। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। आगे देखिए, कह रहा है कि नाटो का गठन कब हुआ था? मेरे भाई नाटो का जो गठन हुआ था 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है कि नाटो का गठन कब हुआ था? 1949 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो में जो अभी सदस्य देश है वो आपको 30 है। कितना है? 30 है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे देखिए, योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो मेरे भाई योजना आयोग जो है वो आपको गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग में जो सदस्यों की संख्या होती थी वो आपको 8 होती थी। कितनी होती थी? 8 होती थी। और इसका जो मुख्य कार्य था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से आकलन करना और उसको प्राथमिकता देते हुए विकास की दिशा का निर्धारण करना, यानी कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना जो कार्य सौंपा गया था वो आपको योजना आयोग का। किसको? योजना आयोग को। और इस योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में 15 मार्च को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। तो देखिए, तो योजना आयोग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का जो गठन हुआ था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो देश के लिए पंचवर्षीय योजना का क्या करना? निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना।
योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया। योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, जबकि अंतिम अध्यक्ष जो थे वो आपको मोंटेक सी अहूवालिया थे। आगे देखिए 41 में देखिए करा कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दो महाशक्तियों के बीच विचारों की हो रही है, बात सही है कि शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचार को लेकर क्या हुआ था कि आपको युद्ध छिड़ गया था। क्या छिड़ गया था? युद्ध छिड़ गया था, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा था, तो ही सोवियत संघ जो था वो आपको साम्यवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा था। तो दोनों की विचारधारा जो थी वो टकराव वाली थी, जिस वजह से ही शीत युद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यानी कि यह बिल्कुल कथन सत्य है कि दो महाशक्तियों के बीच विचारों की ओर, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, यह भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि निशस्त्रीकरण की ओर, तो ये बात गलत है, क्योंकि देखिए जब शीत युद्ध छिड़ा तो दोनों देश जो थे विभिन्न अच्छे किस्म के हथियार का क्या करने लगे? निर्माण करने लगे, ताकि युद्ध की स्थिति में एक दूसरे से निपटा जा सके। क्या किया जा सके? निपटा जा सके। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा कह रहा है कि निशस्त्रीकरण की ओर, यही गलत है, क्योंकि शीत युद्ध के समय में यह चीज नहीं हुई थी। आगे देखिए कह रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमारा वो आपको मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। तो मेरे भाई यहाँ से एक प्रश्न आएगा आपसे कि अर्थव्यवस्था हम कहते हैं किसको? तो सबसे पहले इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो होता है वो आपको मानवीय क्रियाओं का क्या होता है? एक संगठन होता है। ध्यान से सुनिएगा कि अर्थव्यवस्था मानवीय क्रियाओं का एक संगठन होता है, जिसके अंतर्गत लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं, और इसका उद्देश्य होता है अपने जीवन स्तर में सुधार लाना। जैसे बच्चे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी स्वार्थ छिपा है कि मुझे इससे धन की जो आमदनी होगी उससे हम अपने जीवन स्तर को क्या करेंगे? बदलेंगे, अपने जीवन स्तर में सुधार लाएंगे, अपना जीविका चलाएंगे। एक ट्रैक्टर चलाने वाला ट्रैक्टर चलाता है, उसका भी उद्देश्य होता है धन कमाना। एक रिक्शा चालक रिक्शा चलाता है, उसका उद्देश्य होता है धन कमाना। एक कर्मचारी भर दिन ऑफिस में बैठकर काम करता है, उसका भी काम होता है धन कमाना। तो देखिए, तो अपनी जीविका को चलाने के लिए जब लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों जो करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कि अर्थव्यवस्था मानवीय क्रियाओं का एक संगठन है, जिसके अंतर्गत लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न कार्यों का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। तो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का वर्चस्व होता है और उसका उद्देश्य निजी लाभ अर्जित करना होता है। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देश हो गए। वहीं आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था, हम ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का एकाधिकार होता है, लेकिन उसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। जैसे चीन हो गया, क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया, उत्तर कोरिया हो गया। वहीं आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, हम ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपति और सरकार दोनों का वर्चस्व होता है। जैसे आपको भारत, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है मेरे भाई वो आपको मिश्रित है, क्योंकि यहाँ के जो उत्पादन के साधन है उस पर पूंजीपति और सरकार दोनों का क्या है? वर्चस्व है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो मेरे भाई गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्या होना? किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है ना? तो इस चीज़ को आपको देख लेना है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब आपको अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में गुटबंदी होने लगी, तब वैसे में क्या हुआ था कि भारत जैसे जो कुछ नवीन स्वतंत्र देश थे उसने इस दोनों में से किसी गुट में रहना पसंद नहीं किया, और यह क्या हो गया कि अलग रहने का निर्णय लिया। इसी को कहा गया गुट निरपेक्ष। और गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो आपको बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष जो देश है, ठीक है ना, यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी नींव रखने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे वो आपको पंडित नेहरू, कर्नल नासिर मार्शल टिटो, डॉक्टर सुकर्नो, इन सारे लोगों का जो योगदान था वो गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में सबसे ज़्यादा आगे थे। अब अगला प्रश्न मेरा आ रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? मेरे भाई थोड़ी देर पहले बताया थे कि संपूर्ण क्रांति का नारा पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 5 जून 1974 को दिया गया था। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत में लौह पुरुष की जो संज्ञा दी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। किसको दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जबकि आयरन लेडी की उपाधि जो है भारत में
वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया है, जबकि आयरन मैन की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री व पहले उप प्रधानमंत्री थे। और आज जो भारत का एकीकरण हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है, यानी कि देशी राज्यों के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो आपको सरदार पटेल और बीपी मेनन जी को जाता है। सरदार पटेल के स्मृति में ही आज गुजरात में आपको दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, जो कि 182 मीटर ऊंचा है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में है। जब ये नर्मदा आएगा तो एक चीज़ को और भी याद रखना है कि ये जो सरदार सरोवर बांध है वो भी आपको नर्मदा नदी पर, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरे भाई थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पोस्ट करके क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब देखिए, कह रहा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। तो याद रखना है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, ठीक है ना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है कि देख लेना है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको देख लीजिए, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। हर महीना का जो कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट डे है उसके बारे में हम आपको लिखाएं, बताएं, उस चीज़ को देख लेना है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 21 फरवरी जो है वो आपको विश्व मातृभाषा दिवस। तो ऐसे बहुत सारे दिवस है जिसको देख लेना है। मार्च में 8 मार्च विश्व महिला दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस। उसके बाद अप्रैल में आएंगे 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, 22 मई आपको क्या कहते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस। तो ऐसे बहुत सारे दिवस के बारे में बताएं जिसको आपको क्या कर लेना है कि नोट कर लेना है। 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो ऐसे बहुत सारे दिवस के बारे में पढ़ा है, आपको वीडियो पॉज करके क्या कर लेना है, लिख लेना है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 1885 में, बता चुके हैं कांग्रेस के बारे में 2 बार। आगे देखिए, अब कह रहा है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील का उल्लंघन किया था। तो वह था आपको चीन। कौन था, चीन, यानी कि ये जो चाइना है इसने पंचशील का उल्लंघन करके क्या किया था कि भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि पंचशील समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ष 1954 में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 5 मुख्य बातों को रखा गया था कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों देश जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखेंगे, परस्पर लाभ के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे। लेकिन चाइना जो है इस पंचशील का उल्लंघन करके 1962 में हम पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आगे देखिए, कह रहा है 50 में कि शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को किसके बीच हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बताए थे, और इस पर जो हस्ताक्षर किए थे जुल्फिकार अली भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी ने। किसने किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो शिमला समझौता इस पर हस्ताक्षर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो 50 क्वेश्चन है इसका आज हम विश्लेषण किए हैं। अगला विश्लेषण आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और 2 फरवरी का आपका क्या है कि इसका पेपर है। आप पेपर देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को सुनकर जरूर जाइएगा। आपको बहुत सारे
जो क्या होंगे कि क्वेश्चन है जो आपको इससे बन जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो है मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।